मुझे सुहागरात से डर लग रहा है। मैं आपकी ये शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मुझे ये दर्द नहीं सहना। मुझे आप तलाक दे दें। मैंने मुज़म्मिल से कहा तो आज मैं तुम्हारा सारा दर्द दूर कर दूँगा। यह कहकर मेरे करीब आया और मेरी कमीज़ उतार कर दोनों। मेरा नाम सादिया है। मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा निकाह तो हो गया है लेकिन रुखसती से मुझे बहुत डर लग रहा है। फ़ौज़िया मैं नहीं संभाल पाऊँगी। मैंने तो सुना है शादी की रात शौहर अपनी बीवी के साथ। मुझे ये बातें करने से भी बहुत खौफ आ रहा है। मैंने शादी की रात के बारे में सब कुछ सुन रखा है। शादी की रात जैसे ही शौहर अपनी बीवी के करीब आता है और बीवी को जब अपनी कुर्बत के हसार में लेता है तो उसका दर्द संभालना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। इतना कि ये दर्द सहना मेरे बस की बात नहीं। तुम्हें तो पता है ना, मुझे ज़रा सी भी मार लग जाए तो रोना आ जाता है और शौहर तो पूरे के पूरे मुझ में समा जाएंगे। मैंने जब से तुम्हारी शादी की रात की कहानी सुनी है ना, मेरी तो सोच सोच कर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इस सब से मुझे बहुत डर लग रहा है। और तुम्हें पता है, मैंने ये कहानी भी पढ़ी थी कि शादी की पहली रात ही शौहर ने लड़की के साथ सुहागरात मनाकर उसे अस्पताल पहुंचा दिया था और अगली सुबह तक उसे इतनी ब्लीडिंग हुई कि वह सुबह तक मर ही गई। और तब से मेरा दम ही घुट रहा है। और तुम्हें पता है, मुज़म्मिल भी बहुत सख्त मिजाज का है। अगर मैं उन्हें मना कर दूंगी तो वे बिल्कुल भी मुझे नहीं छोड़ेंगे और अपना हक वसूल कर कर ही रहेंगे। अगर मेरे मना करने पर उन्होंने मुझे तलाक दे दी तो मेरा क्या होगा। और शादी के बाद उसकी शिद्दतें सहकर मैं भी हॉस्पिटल पहुंच गई और सुबह तक मैं भी ये कहते ही मेरी ज़ुबान कँपकँपा गई थी और मेरी आंखों से मुसलसल आंसू निकलने लगे। मेरी आंखों में खून के आंसू थे। मुझे तो शादी जैसे लफ्ज़ से ही अब नफ़रत हो रही थी। मेरे इतना कहने पर फ़ौज़िया मेरे करीब आई। फिर वे धीरे से बोलने लगी, सादिया यही दुनिया का दस्तूर है। शादी की रात तो हर लड़की को ये सब सहना ही पड़ता है। तुम इससे भाग नहीं सकती। निकाह एक ऐसा बंधन है जो औरत और मर्द के जिस्म को आपस में जोड़ देता है और ये मर्द की फितरी ख्वाहिश होती है जो वह अपनी बीवी से पूरी करता है। और अगर तुम उसे रोकने की कोशिश करोगी तो ये मर्द के साथ बहुत गलत होगा और अल्लाह की नज़र में भी ये गुनाह है। हर मर्द अपने दिल में एक ही ख्वाहिश के लिए निकाह करता है और वह ख्वाहिश अपनी बीवी से पूरी करता है। और अगर निकाह के बाद भी तुम उसे ये सब करने के लिए रोकोगी तो ये मर्द के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। फिर मैंने एकदम से ना में सर हिलाया, नहीं फ़ौज़िया नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। ये सब सोचते ही मेरे जिस्म से जान निकलती जा रही है। तो कैसे उसके करीब जाऊँगी। वो मेरे करीब आएगा, मुझे छुएगा, मेरे जिस्म पर हाथ रखेगा। मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करूँगी। मेरी जान तो अभी से जा रही है और तुम हो कि कितनी आसानी से ये सब बातें कर रही हो। मुझे किसी भी किस्म का मज़ा नहीं चाहिए और ना ही लुफ्त चाहिए। मैं शादी जैसे रिश्ते को नहीं मानती। तुम खुद सोचो ना, जो वो मेरे साथ क्या क्या करेगा। मैं बहुत ही मासूम थी और अपनी तकलीफ़ को अपनी सहेली के साथ बयान करने की कोशिश कर रही थी। फिर से वे कहने लगी, सादिया तुम परेशान मत हो, सभी को ये सब कुछ सहना पड़ता है। मैं भी तो इस सब से गुज़र चुकी हूँ। तुम अकेली नहीं हो जो ये सब बर्दाश्त करने पर इतना डर रही हो। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। डरी तो मैं भी बहुत थी लेकिन मैंने बर्दाश्त किया, क्योंकि शौहर को अगर मैं ये सब करने से मना करती तो हमारा रिश्ता कमज़ोर हो जाता। अगर हम अपने शौहर को ये सब करने के लिए मना करते रहेंगे तो मर्द बाहर मुँह मारने लगते हैं, वे दूसरी औरतों में दिलचस्पी लेने लगते हैं और ये गलत भी है और गुनाह भी। और हर औरत को बर्दाश्त ही करना पड़ता है। तुम इससे कभी भी भाग नहीं सकती। आज नहीं तो कल ये सब सहना ही पड़ेगा। और तुम्हें पता है, अगर औरत उससे लुफ्त उठाने लगे तो उसे भी ये सब अच्छा लगने लगेगा। तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। अगर तुम इसी तरह से डरती रहोगी तो तुम्हारा रिश्ता खोखला हो जाएगा। फिर तुम्हारा शौहर मुज़म्मिल भी तुमसे भागने लगेगा। क्यों अपने शौहर की मोहब्बत को खुद से दूर कर रही हो। फ़ौज़िया किस तरह की बातें सुनकर तो मैं रोने लग गई। मेरी आवाज़ कांपने लगी। नहीं नहीं, ये मेरे साथ ज़्यादती है। मैं इस तरह का समझौता नहीं कर सकती। मैं क्यों इस सब को बर्दाश्त करूँ। वो कैसे मुझे छुएगा, मेरे करीब आएगा और मेरे जिस्म पर हाथ फेरेगा। मैं मानती हूँ वो मेरा शौहर है लेकिन जिस्म तो मेरा है ना, तो मेरी मर्ज़ी है। फिर फ़ौज़िया ने गहरा सांस लिया, सादिया ये सब तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं चलेगा। ज़िंदगी का दस्तूर ऐसा ही है और कोई भी उसे बदल नहीं सकता। बस हम लड़कियों को थोड़ा सा झुकना पड़ता है, थोड़ा दर्द भी सहना पड़ता है और थोड़ी सी तकलीफ़ को बर्दाश्त भी करना पड़ता है और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है।
अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारा रिश्ता बिगड़ सकता है, लेकिन तुम ऐसी गलती मत करना। देखो, तुम्हारे माँ बाप भी बूढ़े हो गए हैं, कब तक उनके सर पर बैठी रहोगी? और तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम इस दुनिया के दस्तूर से लड़ सको। मेरे बगैर तो तुम कॉलेज के दरवाजे तक भी नहीं जाती थी, फिर अकेली ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? फिर भी मुझे उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुझे तो डर खौफ ने घेरा हुआ था। मैंने अपने हाथों में अपना चेहरा छुपा रखा था। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी, मैं टूट जाऊँगी। मेरे जिस्म से तो जान निकल रही है, मेरी रूह काँप रही है, मैं मर जाऊँगी फ़ौज़िया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, वो सब मेरे करीब आएगा, मुझे छुएगा, मैं अंदर से मर जाऊँगी। मैं तो सिर्फ़ एक ही बात पर लटक के रह गई थी। मेरी सहेली फ़ौज़िया एक शादीशुदा लड़की थी। मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद उसके माँ बाप ने उसकी शादी कर दी थी। वो मेरी पक्की वाली दोस्त होकर भी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी। कमरे में अब तो खामोशी छाई हुई थी और इस खामोश कमरे में मेरी सिसकियां ही गूंज रही थी। मैं अब खौफ में मुब्तला थी। मैं तो अब बेड के किनारे चुपचाप बैठी हुई थी और कमरे में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टक टक की आवाज़ ही आ रही थी। फिर मैंने अपना मोबाइल उठाया और सोचने लगी कि मैं उसमें क्या देखूं। फिर एक गहरी सांस लेते हुए उस मोबाइल को खोला, यूट्यूब ऐप ओपन किया और अपने कांपते हाथों से लिखा कि शादी की रात का तजुर्बा क्या होता है और शौहर अपनी बीवी के साथ क्या करता है। फिर मुझे कई सारे वीडियोस भी मिल गए और वीडियोस की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। शादी की रात शौहर अपनी बीवी से कुर्बत चाहता है और वह अपने हक़ वसूल करना चाहता है। शौहर का हक़ होता है जिससे बीवी को अदा करना लाजिम होता है और बीवी का फ़र्ज़ बनता है कि वह अपने शौहर की ख्वाहिशात को पूरा करे। मेरी तो आँखें से में नमी आ गई थी। वीडियो की आवाज़ को जैसे मेरे सीने पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। औरत को दर्द होता है लेकिन उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। मोहब्बत तो वक्त के साथ पैदा होती है लेकिन जिस्मानी ताल्लुक़ लाज़मी है। ये एक फ़ितरी अमल है और जो कोई औरत अपने शौहर की कुर्बत को ठुकराती है तो उसका रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है। और इस सब में कुछ ऐसे लफ्ज़ भी हैं जिसने उसे मज़े की तरह महसूस किया। उसकी ज़िंदगी पुरसुकून है और जिसने इसको दर्द की तरह महसूस किया वो सारी ज़िंदगी तकलीफ़ में ही गुजारता है। ये सुनते ही मैंने अपना फ़ोन ज़ोर से फेंक दिया और मैं तकिए में मुँह छिपा कर रोने लगी। मेरी हिचकियों की आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। ना ही मैं अपने आप समझा पा रही थी और ना ही अपने दिल की बात किसी को बता पा रही थी। मैं तो यही सोच सच कर खौफ में मुब्तला हो रही थी। कुछ टाइम बाद गैर मर्द के सामने और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करना है और उसकी हर बात को मानना है, उसकी शिद्दतों को सहना है और अपने आप उसको सौंपना है, उसका आप खुद में समाना है। ये सब मैं कैसे करूँगी? यही चीज़ तो मुझे बहुत तकलीफ़ दे लग रही थी। चंद लम्हों के लिए तो मैं सिर्फ सर झुकाए रोती ही रही, जैसे दिल में बंद दरिया था जो बहकर बाहर निकला था। मैं शादी करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी। मैं शादी नहीं करूँगी, मुझे दर्द नहीं सहना। मैं बार बार ये जुमला कहकर ख़ुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं अभी भी अपने आप को बचा सकती हूँ। लेकिन मुज़म्मिल तो बहुत सख्त है। वो कैसे मेरी बात मान सकता है? वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो मर जाएगा लेकिन मुझे नहीं छोड़ेगा। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? मैं कैसे ये सब बातें मुज़म्मिल से कह सकती हूँ? कुछ देर मैंने अपनी आंखों से आंसू साफ़ किए और फिर कुछ सोचकर मैंने कपकपाते हाथों से अपना फ़ोन उठाया और व्हाट्सएप को ओपन किया और मुज़म्मिल को मैसेज करने लगी। ये सब करते हुए मुझे डर भी बहुत लग रहा था। मुझे पता था अगर ये मेरे घर वालों को पता चल गया तो मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा, मगर मुझे यकीन था मैं मुज़म्मिल को मना लूँगी कि वही मेरे साथ रिश्ता तोड़ दे। आखिर वह मुझसे इतनी मोहब्बत जो करता है, जो मेरा डर समझकर वह खुद ही पीछे हट जाएगा। जब मैं ही उसे खुद से ठुकरा दूँगी तो वह कभी भी मुझे नहीं अपनाएगा। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मुज़म्मिल उड़ती हुई चिड़िया के भी पर गिन लेता है। भला कैसे वो अपनी मोहब्बत को अपने हाथ से जाने देगा? मैंने एक गहरी सांस लेकर मुज़म्मिल को मैसेज किया था, मुज़म्मिल ने आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या मैं आपके घर आ सकती हूँ? दिल तो मेरा बहुत घबरा रहा था। मुज़म्मिल तो मुझे पहले भी अपने घर बुला चुका था। मुज़म्मिल की अम्मी ने भी मुझे कई बार दावत दी थी लेकिन मैं हर बार बहाना बनाकर टाल देती थी, मगर आज मैंने खुद ही उसके घर जाने की बात पर मेरा पूरा वजूद कँपा उठा। चंद लम्हे बाद ही मैसेज आ गया, हाँ जान, आ जाओ, तुम्हारे लिए तो मेरे सारे घर के दरवाजे खुले हैं, कोई भी तुम्हें नहीं रोकेगा। अगर तुम कहो तो मैं खुद ही तुम्हें लेने आ जाऊं। उसने तो मुझे बहुत ही प्यार से जवाब दिया था। वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा था। अगर उसे ज़रा सा भी मालूम होता मेरे मंसूबे का तो वह घर आकर मेरी टांगें तोड़ देता।
اس کا اتنا محبت بھرا میسج دیکھ کر میرے ہوش تو لرزنے لگے تھے، خوف سے میری جان ہی نکلنے لگی تھی۔ ہمیشہ سے مزمل کا سامنا کرنا مجھے بہت بڑا مشکل ترین لگ رہا تھا۔ پھر میں نے فوراً سے جواب لکھا، نہیں، میں خود آ جاؤں گی آپ سے ملنے کے لیے، بس آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کب آپ گھر پر ہوں گے۔ پھر اس نے جواب دیا، تم 4 بجے آ جاؤ، میں آفس سے 4 بجے آ جاؤں گا۔ اور ہاں، تمہیں کوئی بھی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے آنے سے میری امی بھی خوش ہو جائیں گی اور کسی کی بھی ٹینشن نہیں لینی، نہ ہی تم امی کچھ کہیں گی اور نہ ہی میں امی کو کچھ کہنے دوں گا۔ بس تم آ جاؤ میری جان، میں شدت سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے خاموشی سے شکریہ لکھا، موبائل بند کر کے لیٹ گئے۔ یہ ایک نئی کشمکش نے آ کر کہاں کھڑا کر ڈالا تھا، لیکن اب میں خاموش نہیں رہنا چاہتی تھی، اب مجھے جواب چاہیے تھا، اس رشتے سے بھی اور خود سے بھی۔ میں ایک بار میں تمام معاملات طے کرنا چاہتی تھی۔ مجھے معلوم تھا یہ سب غلط ہے، اتنی جلد بازی میں مجھے فیصلہ نہیں لینا چاہیے، کسی بڑے سے اس معاملے میں مشورہ لے لینا چاہیے، مگر کہتی ہیں نا، جتنی عمر اتنی سوچ۔ میں بے وجہ ہی اپنا گھر برباد کرنے میں تلی ہوئی تھی۔ پوری رات میں نے اسی کشمکش میں گزاری تھی اور پھر اگلی صبح بھی ہو گئی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس طرح سے اپنی ماں سے بات کروں، انہیں کیسے بتاؤں کہ میں مزمل سے ملنا چاہتی ہوں، لیکن کسی بھی طرح سے ان کو بتانا ہی تھا۔ میں اب یہاں تک پہنچ کر ہمت ہارنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہمت کی اور کچن میں چلی گئی، پھر آہستگی سے اب بولی، امی، میں آج مزمل سے ملنا چاہتی ہوں۔ یہ جانتی تھی کہ الفاظ میں نے کتنی مشکل سے ادا کیے تھے۔ امی سے یہ کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آ رہی تھی۔ امی نے سنجیدگی سے پلٹ کر میری طرف دیکھا، کیوں؟ تمہیں کیا ضرورت پڑ گئی مزمل سے ملنے کی؟ اب تمہاری شادی کو 1 ہی مہینہ رہ گیا ہے اور اب اس طرح کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، ایسی ملاقاتیں کرتے رہنے سے لوگوں کی نظر لگ جاتی ہے اور شادی کے روز دلہن کے چہرے پر روپ بھی نہیں آتا، اور اب تو تمہاری ملاقات شادی کے دن ہی ہوگی۔ ایسے تم اب بیچ بیچ میں ملتی رہو گی تو خدا نخواستہ اگر تمہارے شوہر کے جذبات بہل جائیں تو۔ وہ بند الفاظ میں سب کچھ سمجھا گئی تھی۔ پھر میں دھیمی سی آواز میں کہنے لگی، اماں، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے، بس تھوڑے سے وقت کے لیے مجھے ان سے ملاقات کرنے دیں۔ انہوں نے مجھے 4 بجے کا وقت دیا ہے، میں 2 گھنٹے بعد واپس آ جاؤں گی۔ امی پلیز اجازت دے دیں۔ امی کی پیشانی پر تو بل پڑ گئے تھے، بیٹا تمہارے ابو ناراض ہو گئے، انہوں نے خود ہی کہا تھا کہ اب تو شادی کے دن ہی ملاقات ہوگی، کیونکہ یہی رواج ہے، عزت کا معاملہ ہے بیٹا، اور میں جو بات کہہ رہی ہوں اس پر تھوڑا سا غور کرو۔ مرد ذات کا کوئی دین ایمان نہیں ہوتا، تم اس کے لیے حلال ہو، وہ شوہر ہے تمہارا، اگر من بہک گیا تو سہاگ رات پر جو ہونا تھا وہ ابھی کر لے گا، اور میں نہیں چاہتی کہ شادی سے 1 ماہ پہلے کسی بھی قسم کی کوئی بات سننے کو ملے۔ وہ اب کھلے لفظوں میں بول پڑی تھی اور میرے آگے وہ ہمیشہ مجبور ہو جاتی تھی، لیکن آج وہ نہیں ہونا چاہتی تھی، مگر انہیں کہاں معلوم کہ ان کی بیٹی اسی معاملے کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ میں نے گھبرا کر قدم پیچھے کیے اور جس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی وہ باتیں میرے سوائے خون نچوڑنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہی تھی۔ ایک پل کو خاموش رہ کر آنکھیں بند کی اور ہمت کر کے دوبارہ آگے بڑھی، اماں، مجھے بس ایک بار جانا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں دیر نہیں کروں گی، خدا کے لیے آپ میری اماں ہیں نا، میری بات سمجھیں، میرے دل میں بہت سی الجھنیں ہیں، میں خود کو لے کر بہت پریشان ہوں، وہ میری زندگی کا حصہ بننے جا رہے ہیں، مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے، کچھ سننا ہے، میں خالی دل کے ساتھ اس رشتے میں نہیں جا سکتی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، میری آنکھیں نم تھیں اور میرے چہرے پر التجا لکھی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوئی تھی، کس بات کے لیے تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے؟ شادی ایک نہ ایک دن سب کی ہوتی ہے، پھر اس میں پریشانی والی کون سی بات؟ اماں پلیز اجازت دے دے، خدا کے لیے میں آج آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن میرا ان سے ملاقات کرنا بہت ضروری ہے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں خوش رہوں تو مجھے آج اجازت دے دیں، اور ابو کو بھی سنبھال لینا۔ انہوں نے ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی تھی، مگر میرے چہرے کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے انہوں نے آہستہ سے مجھے اجازت دے دی۔ سخت لہجے میں کہنے لگی، اچھا جاؤ، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، 6 بجے تم گھر میں ہونی چاہیے، تمہارے ابو کو کچھ پتہ نہ چلے، ان سے پہلے تم گھر آ جانا۔ میں نے تیزی سے سر ہلایا، جی اماں، شکریہ، میں وقت پر آ جاؤں گی، بے فکر رہیں۔ پھر میں کچن سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب وقت یوں ہی گزر رہا تھا، اب تو 4 بجنے کو آئے تھے۔ میں نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا اور سر پر دوپٹہ ڈالا، دروازے بند کر کے گلی کے کونے پر کھڑی ہو گئی۔ میرے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی اور میرے قدم تیز تیز رفتاری میں چل رہے تھے، اور کچھ ہی دیر رکشہ میں بیٹھ کر نکل پڑی تھی، اور رکشہ میں بیٹھ کر یہی سوچ رہی تھی
थी कि ये शादी घर वालों की मर्ज़ी से हुई थी। सब ने यही अल्फाज से नवाजा था कि जोड़ी बहुत ही खूबसूरत है, रिश्ता बहुत अच्छा है, मगर मुझे निकाह के कुछ दिन पहले ही पता चला था कि इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मुज़म्मिल ने मुझे किसी शादी पर देखा था और वो मुझे देखते ही वहीं पर अपना दिल हार बैठा और मुझे अपने दिल में बसाया और धीरे धीरे करके अपने ख़ानदान वालों को कायल करके हमारा रिश्ता तय करा दिया। मुझे तो ये जानकर बहुत ही अजीब सी खुशी हुई थी। कैसा होगा वे शख्स जो किसी एक झलक को देकर उम्र भर का फ़ैसला कर ले। मैंने सोचा था शायद यही मोहब्बत है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ। निकाह के दिन तो मेरे चेहरे पर बहुत ही खुशी थी, एक अलग सी चमक थी। मुझे तो लग रहा था अब मैं एक महफूज मोहब्बत भरी ज़िंदगी की तरफ जा रही हूँ। मगर वो रात जब मुज़म्मिल निकाह के बाद मेरे करीब आकर कान में जो कहा था, मेरा बस नहीं चल रहा था, तुम्हें अभी अपने घर ले जाऊँ और सारी रात तुम्हारे हुस्न में बहकता रहूँ, तुम्हें अपने सीने से लगाऊँ, अपनी वहशतें तुम पे उतारूँ, अपना और एहसान तुमसे जोड़ूँ। लेकिन हाय किस्मत, अभी सिर्फ तुमसे निकाह हुआ है, आगे के मामलात तो रुखसती के बाद ही तय होंगे। बस जल्द से जल्द तुम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो ताकि मैं तुम्हें अपना बनाऊँ। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया था। इस जुमले के बाद से मेरा सुकून गायब हो गया, मेरी सोचों पर बोझ आ गया। मैंने महसूस किया कि शायद मोहब्बत की बुनियाद सिर्फ जिस्म है, वह जिस्मानी तलब पर रखी गई है। वह एक बार फिर से गैर महफूज महसूस करने लगी। दिल में सवाल उभरा कि यही वह ज़िंदगी है जिसका ख्वाब देखा था। फिर ज़िंदगी चलती रही, बीए के पेपर्स ख़त्म हुए और शादी की बातें तेज़ हो गई। तारीख तय हो गई, सिर्फ एक महीना रह गया था, मगर मेरे अंदर अब तूफ़ान उठ चुका था। हर गुज़रते दिन के साथ दिल घबराता, दिमाग चकराने लगता। मुझे लगता था जैसे कोई एक ऐसी दीवार की तरफ धकेली जा रही हूँ जिसके पीछे अंधेरा है। और आज उसे बेसुकूनी के साथ मैं फ़ैसला कर चुकी थी कि अब मैं मज़ीद खामोश नहीं रहूँगी। रिक्शा में बैठे बैठे मेरे दिल ने तय कर लिया था कि मैं मुज़म्मिल के सामने खुलकर बात करूँगी। मुझे ये रिश्ता ख़त्म करना है। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें मेरा एतमाद और इज़्ज़त महफूज ना हो, वो ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। रिक्शा एक मुड़ती हुई सड़क पर आया। मैंने सामने का बोर्ड देखा, मुज़म्मिल का घर करीब आ रहा था। मैंने दुपट्टा ठीक किया, हाथ की कपकपाहट छुपाने की कोशिश की और आंखें बंद करके ख़ुद को आखिरी बार समझाया, अब जो कहना है खुल कर कहना है। अगर डरूंगी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, बेहतर है अपने आप को संभालूं, जो दिल में आएगा वही कहूँगी। मैंने जैसे खुद को समझाया था। एक मुख्तसर सफ़र तय करने के बाद उसने बंगले पर पहुंच गई थी। बंगला अपने नाम की तरह शानदार और पुरकार था। मरकज़ी दरवाजे से अंदर आते ही दाएं तरफ एक बड़ा सा लॉन था। बिल्कुल सब कुछ इसी महल के मंजर की तरह झलक दे रहा था। मैं रिक्शे से उतरकर हिचकिचाते कदम के साथ आगे बढ़ी थी। मेरे दिल की धड़कनें अब तेज़ हो रही थी। मैं दिल में अजीब सी बेचैनी लेकर बंगले में दाखिल हुई थी, तभी मुज़म्मिल की अम्मी सामने बैठी हुई थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो वे मुस्कुरा कर उठ खड़ी हुई। अरे बेटा तुम आ गई, वो मेरे करीब आते आते कह रही थी। बड़ी शफ़क़त से मेरा हाथ चूमा। माशाअल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो, आज कैसे हमारे घर का चक्कर लगा लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी मेरे घर पर आई है। उनका लहजा मोहब्बत से लबरेज था। मैं घबरा कर थोड़ा सा पीछे हुई और अपना सर झुका कर बोली, जी आंटी, वो मुझे मुज़म्मिल ने बुलाया है। मैं तो बात को गोल फैला कर कह रही थी, मुज़म्मिल ने तो मुझे बुलाया नहीं था, मैं खुद यहाँ पर आई थी। लेकिन मैंने आंटी से झूठ बोल दिया कि मुज़म्मिल ने ही मुझे यहाँ पर बुलाया था। फिर आंटी ने सोफ़े की तरफ इशारा किया, बैठो बेटा, सब खैरियत तो है ना, तुम्हारी अम्मी अब्बू कैसे हैं। मैं भी अब सोफ़े पर धीरे से बैठ के, मगर हाथों में कपकपाहट थी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। जी सब खैरियत है आंटी, वो बस मैं मुज़म्मिल जी से मिलने आई थी, उन्होंने कहा था 4 बजे तक तुम आ जाओ। फिर आंटी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हाँ वो कह रहा था कि तुम आ जाओगी। अच्छा किया है तुमने कि ये फ़ैसला मुलाकात का, तुम दोनों को भी मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझने के लिए निकाह तो हो चुका है तुम दोनों, अब शादी को बस 1 महीना रह गया है। अपने दिल की बात एक दूसरे के साथ कर लिया करो और एक दूसरे को समझा करो। मैंने नजरें झुका कर नाम सर हिला दिया, दिल की बातें समझा करो। मैं तो इसी सोच में उलझ गई। मैं जिन बातों का इजहार करने जा रही थी, क्या वे दिल की बातें थी या फिर एक तूफ़ान था जो सब कुछ बदल सकता था। फिर आंटी ने कहा, चलो फिर जाओ, वे तुम्हारे ही इंतज़ार में हैं, अभी वे अपने कमरे में ही हैं, तुम जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भिजवाती हूँ। अगर मैं आहिस्ता से खड़ी हुई और अपनी दुपट्टे को दुरुस्त किया और हाथों की नमी को साफ़ किया, शुक्रिया आंटी कहकर वहाँ से चली गई।
सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैंने पैर लड़खड़ा रहे थे। मेरे एक एक कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी, लेकिन मैंने आज फैसला कर लिया था कि मैं आज तय करके ही जाऊंगी। फिर मैं मुज़म्मिल के कमरे तक पहुंच ही गई। मैंने एक लम्हा रुक कर गहरा सांस लिया, फिर नरमी से दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से मुज़म्मिल की आवाज़ आई, आ जाओ। फिर मैंने दरवाजे को धीरे से खोला। कमरे में देखा तो काले लिबास में मलबूस आधे बटन खुले हुए काफ़ी पुरकशिश लग रहा था। फिर मुझे देखते ही मुज़म्मिल मुस्कुराया और फ़ौरन से खड़ा हो गया। आज मेरी जान को मेरी इतनी याद आ रही थी कि वो मुझसे मिलने के लिए खुद मेरे घर चलकर आ गई। वे धीरे धीरे बढ़ता हुआ मेरे करीब आया और नरमी से मेरी कमर पर हाथ डालकर मुझे अपने करीब खींच लिया। वरना तो मेरी प्यारी बेगम ने ऐसी कोई फरमाइश नहीं की। तुम्हें पता है आज मैं कितना खुश था? मैं तो इतना खुश था कि जिसकी कोई हद ही नहीं थी। मेरा दिल तो ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं साकित होकर खड़ी हो गई थी। मुज़म्मिल ने मेरे चेहरे को देखते हुए नरमी से कहा, तुम्हारी खातिर आज मैंने ऑफिस में कई लोगों को बोनस भी दे दिया है। मैं आज खुशी ही इतना था। अब अच्छा बताओ, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? या फिर पहले एक काम करते हैं, थोड़ा रोमांस कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी ज़रूरी बात भी सुन लूँगा। वो मुझे छेड़ते हुए मेरे गाल की तरफ झुकने ही लगा था, लेकिन मैंने जल्दी से अपना हाथ आगे करके उससे रोका था। नहीं मुज़म्मिल, पहले मेरी बात सुने प्लीज़, उसके बाद आपको जो करना है वे करे। मेरा लहजा दुख में भीगा हुआ था और मेरी आवाज़ में अजीब सी लर्जिश थी। मुज़म्मिल तो एक पल के लिए रुका था, फिर वे मेरी आंखों में झाँक कर इस अंदाज में बोला, देख लो, जब मैं कुछ करूँगा तो तुम खुद शर्म से सुर्ख पड़ जाओगी। मेरा चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था, मेरी नज़रें झुक गई थी। मुज़म्मिल तो मुझे देखकर खुलकर हंस पड़ा था और उसने मेरे माथे पर नरमी से बोसा दिया और मुझे प्यार से थाम कर बेड की तरफ ले आया। मुझे बेड पर बिठाते हुए संजीदगी से कहने लगा, चलो अब बताओ क्या बात है। मैंने सर उठाया और अपनी आंखें साफ की। अब यही वक्त था कि मैं अपनी बात ज़ुबान पर लाऊं। वह एक ऐसी बात थी जो रिश्ता बदल सकती थी और सब कुछ ख़त्म कर सकती थी, और आज मैं सब कुछ ख़त्म करने के इरादे से ही उसके दर पर आई थी। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से बोली, मुज़म्मिल, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ। मेरी आवाज़ बहुत ही धीमी थी, जैसे अंदर ही अंदर कोई खौफ यह बात कहने से रोक रहा था। बीच में कोई मदाखलत नहीं की थी, बस वह मेरी तरफ बहुत गौर से देख रहा था। वो भी मेरी बात सुनकर उलझा हुआ था। फिर मैं धीमी आवाज़ में बोली, आप हमेशा कहते हैं ना कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं मुझे। बस निकाह की रात भी आपने जो बातें की वो सब बातें मुझे आज तक याद हैं। उस रात जब आपने मुझे कान में जो जुमले कहे थे, मैं हंसी नहीं बल्कि डर गई। मैं आज मुज़म्मिल से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, हर बात खुलकर बयान कर देना चाहती थी ताकि हर गलतफहमी आज ही ख़त्म हो जाए। मैंने अपना सर उठाकर मुज़म्मिल की आंखों में झांकने लगी, मगर मुझ में हिम्मत नहीं हुई। मैं अंदर ही अंदर मरने की दर पर आ चुकी हूँ। सिर्फ मेरा रब ही जानता है कि उस वक्त मैं कितनी हिम्मत करके आपके सामने बैठी अपने दिल का हाल बयान कर रही थी। मैं मज़ीद बोली, साफ साफ लगता है आज आप मेरे जिस्म से और मेरे हुस्न से मायल हैं। मैं इल्ज़ाम नहीं दे रही, बस अपनी कैफियत बयान कर रही हूँ। आप जैसे मर्द के लिए ये सब कुछ फितरी होगा, लेकिन मुज़म्मिल मेरे लिए सब कुछ भारी है। मैं हर बात खुलकर बयान कर देना चाहती थी, कुछ भी बात आज मैं नहीं छुपाना चाहती थी। मुज़म्मिल अब भी खामोश बैठा मुझे देख रहा था। उसके होठों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखों में गहरी संजीदगी उतर आई थी। मैंने हल्का सा लरसते हुए कहा, मैं जानती हूँ मैं गलत बयानी कर रही हूँ। ये सब कहने का वक्त नहीं था, शायद मौका भी नहीं। आपको दुख होगा, आपका दिल दुखेगा, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं रुक गई, जैसे अल्फाज गले में फंस गए और फिर खुद को संभाल कर बोली, मैं आपकी शिद्दत, आपकी कुर्बत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं बहुत डर गई हूँ, मुझे रहम की चाहिए। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, ऐसा लगता था जैसा अभी हलक से बाहर आ जाएगा। मुझे इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना, मुझे सुहागरात जैसे लफ्ज़ों से डर लगता है। आपकी चाहत मेरा खौफ बन गई है। मैं बहुत मजबूर होकर अपने दिल का हाल बयान कर रही हूँ। अगर कुछ भी बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मुज़म्मिल ज़रा भी नहीं बोला, ना चेहरे पर हैरत ना गुस्सा, सिर्फ खामोशी से मुझे सुनता रहा, जैसे हर लफ्ज़ जज़ब कर रहा हो। मैंने आखिरी बात कहने के लिए पलकें बंद की, फिर आहिस्ता से कहा, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक चाहिए। ये अल्फाज जितनी असलियत के साथ मैंने अदा किया था, मैं जानती थी कमरे में तन्हा भर को सब कुछ थम गया। सिर्फ मेरी कपकपाती आवाज़ फ़िज़ा में बाकी रही। मुज़म्मिल के होठों पर अब भी वही मंदम सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखें कुछ और कह रही थी। मैंने आखिरी बात कही थी कि मुज़म्मिल ने गहरा सांस लिया और मुझे बड़े तहम्मुल से देखते हुए बोला, ठीक है, मुझे तुम्हारी बातें समझ आ रही हैं, लेकिन मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी बातों पर गुस्सा आया।
وہ بہت تحمل سے گفتگو کا آغاز کر ہی گیا تھا۔ وہ میرا دماغ پڑھ چکا تھا۔ وہ ایک جوان سمجھدار 30 سال کا مرد تھا، آسانی سے مجھ جیسی 24 سالہ لڑکی کی بات کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا اور جیسے مجھے یقین ہی نہ آیا تھا کہ وہ اتنی نرمی سے میری سخت بات کو برداشت کر سکتا ہے، کیونکہ یہاں آنے سے پہلے جب میں نے فوزیہ سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ بہت غصہ ہوئی تھی۔ رہنے دو کہ وہ اپنی زندگی برباد کرنے میں تلی ہوئی ہو، شادی کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، مگر میں اس کی بات سمجھ ہی نہیں رہی تھی اور جان بوجھ کر یہاں پر آ گئی۔ مگر دل میں یہ ڈر بھی تھا، مجھے فوزیہ نے کہا تھا کہ مرد لوگ ایسی باتوں کو برداشت نہیں کرتے۔ اگر وہ تمہارے منہ سے اس طرح کی باتیں سنے گا تو تمہیں بخشے گا نہیں بلکہ پورے خاندان کو فیصلے کے لیے بٹھا لے گا۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹتا تھا۔ پھر مزمل نے میرے آگے جھک کر نرمی سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تمہیں یہ سب باتیں کس نے بتائی؟ نہ جانے کیوں میری باتیں سن کر اس اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ زبان میری نہیں ہے۔ میں بہت معصوم تھی اور جتنے بڑے بڑے الفاظ میں ادا کر چکی تھی اس کے سامنے صاف صاف جھلک رہا تھا کہ میں کسی سے اچھی طرح سے غلط معلومات حاصل کر کے اس کے سامنے آئی ہوں۔ میں نے تھوڑی وقت کے لیے سوچا، پھر مزمل سے کہنے لگی، مزمل وہ میری سہیلی ہے فوزیہ، اس نے مجھے بتایا وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے، آپ سے نکاح والے دن اسے ملایا تھا نا، وہی ہے۔ مزمل کو یاد آ گیا، میں بولتی ہی چلی گئی کہ میٹرک کے ایگزام ختم ہوتے ہی اس کے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی اور اب میری ہونے جا رہی ہے، اس لیے میں شادی کی رات والی باتوں سے ڈر گئی ہوں اور اسی نے مجھے بتایا تھا کہ شادی کی پہلی رات بہت درد ہوتا ہے، شوہر کی بہت سی شدتیں سہنی پڑتی ہیں، اور دیکھو مجھے تو ذرا سی چوئی چبھنے پر بھی میں چلا اٹھتی ہوں اور اس تکلیف کو میں برداشت نہیں کر سکتی، اور پھر آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کہتے کہتے جھجکتے ہوئے رک گئی۔ میری بے خیالی سے یہ لفظ میری زبان سے نکل چکے تھے، اب تو مجھ میں سما جائیں گے نا، میں کیسے برداشت کر سکوں گی اس تکلیف کو؟ میری باتیں سن کر مزمل نے بہت زور زور سے ہی کہہ لگا دیا۔ اسے میری باتوں پر حیرت تھی اور پیار آیا تھا۔ وہ تو چند لمحے یوں ہی ہنستا رہا، پھر مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف جھک کر بولا، سنو، میں آج تمہارے دل سے سارا ڈر نکال کر بھیجوں گا، نہ ہی تمہارے اندر کوئی ڈر رہے گا اور نہ ہی تم اپنی زبان سے طلاق جیسا لفظ نکالو گی اور نہ ہی تم میں کوئی گھبراہٹ باقی رہے گی۔ میں نے تو اس کی طرف پریشانی سے دیکھا، میری آنکھوں میں الجھن تھی۔ کیسے مزمل، آپ کیسے ڈر کو دور کریں گے؟ پھر مزمل نے پیار سے میرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگا، ویسے کہ جیسے شوہر اپنی بیوی کو سمجھانا چاہیے، میں سب کچھ تمہیں کچھ کہے بنا ہی سمجھا دوں گا، تمہارے ہر سوال کا جواب میں تمہاری آنکھوں میں لکھ دوں گا۔ مگر جب تم اس سب کے لیے تیار ہوگی میں مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اچانک وہ میرے قریب آیا تھا۔ بیڈ پر ہم دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے یوں میرا قریب آتا دیکھ کر میں گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، مگر پھر مزمل نے اچانک میری کمر پر ہاتھ ڈال کر مجھے بالکل قریب کر لیا اور ہم دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے سانسوں سے دہک اٹھے۔ میں کچھ سمجھتی اس سے پہلے ہی وہ میرے گردن پر شدت سے جھکا تھا، جبکہ میرا پورا وجود کپ کپا اٹھا تھا۔ جتنی شدت سے وہ میری گردن کو مہکا رہا تھا ویسے ہی میرا وجود کانپتا جا رہا تھا۔ میں تو اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ابھی اس کے ہاتھ میری کمر پر دھیرے دھیرے چل رہے تھے، جس کے بعد میرا پورا وجود مدہوشی میں چلا گیا تھا۔ مگر میں اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر کب خود اس کے عمل میں مبتلا ہوئی مجھے خود ہی پتہ نہیں چلا۔ کب میری گردن سے دوپٹہ ہٹا اور کب میری قمیض کھسک گئی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں بے اختیار ہو کر اس کے قریب جانے لگی۔ مزمل بھی دھیرے دھیرے میرے وجود میں کھوتا چلا گیا اور میں چاہ کر بھی اسے ایسا کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ پھر 2 گھنٹے بعد کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں اس کے پہلو میں خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی، میرا چہرہ تھکن بوجھل اور آنکھیں نم تھی، میرے پورے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر آ کر ٹھہر گئے تھے۔ پھر مزمل نے آہستگی سے مجھ سے پوچھا، اب نکل گیا نا تمہارا سارا ڈر؟ زیادہ درد تو نہیں ہوا نا؟ زیادہ درد تو نہیں ہوا نا تمہیں؟ میں نے بھی سست انداز میں آنکھیں کھولی۔ پھر اس نے کہنے لگی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا مزمل، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں تو آپ سے صرف بات کرنے آئی تھی اور آپ نے تو میرے ساتھ میں یہ سب بات کرتے کرتے ایک دم سے ٹھہر گئی تھی، میرا چہرہ تو شرم سے دہک اٹھا تھا۔ پھر مزمل نے مسکراتے ہوئے نازک سی میری ناک کو چھوا اور دھیمے لہجے میں بولا، میری پیاری سی جان، تمہیں سمجھانا ضروری تھا، تم بے وقوفی میں بہت بڑا قدم اٹھا لیتی جو نہ صرف تمہیں نقصان دیتا بلکہ ہمیں ایک دوسرے سے دور بھی کر دیتا، اور میں ایسا ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنی جان سے دور ہو جاؤں، جتنی محبت میں تم سے کرتا ہوں شاید ہی دنیا میں کسی سے ہو۔ میری سمل کو تم برا مت سمجھنا، تمہیں سمجھانا واقعی ضروری تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی غیر مرد نہیں ہوں۔ مزمل کی باتیں سن کر اب میرے بھی دل میں سکون آ گیا تھا، میرا تو ڈر اڑ ہی گیا تھا۔ اب مجھے شادی کی رات کو لے کر کوئی بھی ڈر خوف نہیں ہو رہا تھا۔ اب مجھے اچھی طرح سے سمجھ آ گیا تھا کہ شادی کی رات اتنی بھی خوفناک نہیں ہوتی
जितना कि मैं सोच सोच कर डर रही थी। मुज़म्मिल, वाकई आपने मुझे सब कुछ समझा दिया है, अब मुझे इसको लेकर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अब मुझे अम्मा को लेकर बहुत डर हो रहा है। रुखसती से पहले ही हमारे बीच ये सब हो गया, अब मैं अम्मा से क्या कहूँगी। तो मुज़म्मिल कहने लगी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, कोई गैर नहीं जो तुम यूँ डर रही हो। मैं तुम पर पूरा हक रखता हूँ, इसमें डरने वाली क्या बात है, तुम फिक्र मत करो। मैं इसी हफ्ते तुमको रुखसती करवा के ले आऊँगा और फिर यूँ हक से और फिर पूरे हक से मैं तुम पर अपनी शिद्दत लुटाऊँगा। ये सुनना था कि मेरे गाल शर्म से सुर्ख हो गए। और फिर मुज़म्मिल मुझे खुद मेरे घर छोड़ने के लिए आए थे और फिर घर आकर अम्मा से कहने लगी कि मैं अगले हफ्ते ही सादिया को रुखसत करवा कर ले जाना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त है तो। अम्मा भी खुशी से कहने लगी, इसमें इजाज़त की भी क्या बात है, आपका निकाह तो पहले ही हो चुका है, तो बस हमारे घर में आपकी अमानत है, अब जब चाहें इसे रुखसत करवा कर ले जा सकते हैं। तो मुज़म्मिल ने भी कहा, जी ठीक है, ये कहकर वहाँ से चले गए। लेकिन मुझे अब मुज़म्मिल से दूर रहना बहुत मुश्किल लग रहा था। पता नहीं यार, दिन उसके बग़ैर कैसे गुजारूंगी। मैं भी अब रुखसती के लिए दिन गिन रही थी। वो दिन भी आ गया और मुज़म्मिल बहुत धूमधाम से रुखसत करवा कर ले गए थे। अब मैं उनके आलीशान कमरे में बैठकर चेहरे पर घूंघट डाले उनका इंतज़ार कर रही थी। दिल भी मेरा ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। आज फिर से वही सब कुछ होने वाला था जो शादी की रात में होता है। मैं तो ये सोच सोच कर फिर से घबरा रही थी, लेकिन घबराहट को झटक दिया था और फिर थोड़े ही वक्त के बाद मुज़म्मिल कमरे में आ गए। फिर से अपनी मोहब्बत मुझ पर लुटाने लगे। इस बार मैं भी पूरे हक से उनका साथ दे रही थी और मुझे भी सुकून मिल रहा था। और एक साथ अपनी मोहब्बत एक दूसरे पर न्योछावर करके थक चुके थे और हमने आज ज़िंदगी का पहले दिन का आगाज़ कर दिया था और अब मैं मुज़म्मिल के साथ अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी के साथ जी रही हूँ। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।